तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। फर्स्ट है हमारा ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, हर बोर्ड के अंदर आता है। और सिद्ध करके दिखाओ I = NEAVD। इसको हम बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करेंगे, तुरंत याद भी हो जाएगा। देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक वायर ले लिया, एक वायर का टुकड़ा ले लिया और उसको जब काटोगे तो वो सिलेंडर जैसा बनेगा। ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये उसकी लेंथ है। तो जो भी कंडक्टर, वायर, मेटल सभी एक ही बातें होती हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में इधर उधर चलते रहते हैं। जब इस वायर को हम किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो वो सब एक निश्चित दिशा में चलते हैं। और जब इतनी ज़्यादा भीड़ जब एक निश्चित दिशा में जाएगी तो बहुत धीरे धीरे चलती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो हिंदी होती है मंद गति, यानी कि बहुत ही धीमी गति, क्योंकि इतनी जनता सारी एक साथ जाएगी। तो करंट के बीच में और इसके बीच में हमने एक रिलेशन निकाल कर दिखाना है। I = NEAVD। सारे करैक्टर पहचान लो। I का मतलब करंट है, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। ये ध्यान रखो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई वायर है, उसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर की 3 है, 20 सेंटीमीटर की 3 है, तो उसका 1 सेंटीमीटर की 3 में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम N से लिखेंगे। समझ गए? यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1। और E का मतलब सबको पता ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए का मतलब इस तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मंद गति से वो चलते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और होल्स जो हैं वो चलते हैं उधर, वो बनाते हैं कॉन्वेंशनल करंट। तो सीधी बात ये है कि अब हमने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाल कर दिखाना है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया उसी को मैंने लिखा है, थोड़ा सा डायग्राम को ही लिख दिया करो, उसी को सजा दिया करो, यही हमारा प्रश्न होता है। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। लेट N बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द यूनिट वॉल्यूम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा फेवरेट फार्मूला है करंट का, I = Q/T। तो भाई इस पर्सन के अंदर कहीं से Q निकाल लो और T निकाल लो, उनको यहाँ रख देंगे, हमारा पर्सन कंप्लीट हो जाएगा। तो Q निकालते हैं, देखो यानी कि इस पूरे तार के ऊपर कितना चार्ज होगा। देखो पूरा वॉल्यूम जो है, तो इसके एक वॉल्यूम में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, N, ठीक है। और N इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आ गया, Ne, क्योंकि तो उनकी संख्या थी, ये उनका मान था। उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया इंटू लेंथ। तो AL वॉल्यूम के अंदर इसके टोटल जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, N × E × A × L। ये आ गया हमारा टोटल चार्ज, यानी कि इसको मैं बड़ा Q से लिख देता हूँ, टोटल चार्ज। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने थे, संख्या थी, एक यूनिट वॉल्यूम में उनका चार्ज कितना है, इतना, और सारे में कितना है, इस सारे से गुणा कर दिया, Q आ गया। अब निकालेंगे हम समय। समय का फार्मूला वही 10th क्लास वाला है, समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है हमारी, यहाँ से ये वो जो इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, दूरी तो होगी L, और चाल है उनकी VD, ये हमारा T आ गया। इन दोनों मान को यहाँ पे रख दो और अपना पर्सन हमारे हवाले हो जाएगा। I = Q की जगह लिखता हूँ NEAL बटे टाइम की जगह लिखता हूँ L/VD। जो थर्ड होता है वो हमेशा ऊपर जाता है, VD, L से L कट गया, कितना आ गया, NEAVD। ये 2 नंबर में आए तो हमने सिर्फ इतना ही करना है, ज़्यादा इसको और करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे एक नंबर के पर्सन भी बनते हैं कि भाई इस VD का मान कितना होता है। फिर VD का मान याद करना है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही मंद गति होती है, बहुत ही धीरे धीरे चलती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है मंद गति। उसके बाद पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा निशान होता है, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे को। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि VD = -EE τ/m, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है। तो इसमें देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा अपोजिट होती है, माइनस का निशान लगाने के। तो ये पर्सन हो गया तुम्हारे हवाले, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एक 2 नंबर का पर्सन और भी हमारा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है। ये भी 2 नंबर में करके दिखाना हो तो कितना हम करेंगे।
देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक रेजिस्टेंस, यानी कि कोई भी जो सेल होगी, कोई जो बैटरी होगी, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होते हैं वो कोई बल्ब का रोल कर सकता है, कोई पंखा हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसको हम बड़े आर से लिखते हैं। इंटरनल को छोटे आर से, बड़े को एक्सटर्नल को हम बड़े आर से लिखेंगे। समझ में आ गई। ये एक सेल होगी, यहाँ से करंट जाएगा, ये करंट इनमें से जाएगा, वही ओम्स लॉ है, ये इसका ईएमएफ हो गया। और ओम्स लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल टू, ओम्स लॉ कितना होता है वो बताएंगे सारी बात, पहले इसको ऊपर से देखते हैं। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी रेजिस्टेंस की बात करूँ मतलब अपोजिशन, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाई ए सेल और बैटरी। काफ़ी सेल मिलके एक बैटरी बनाते हैं, बात वही रहती है। टू द फ्लो ऑफ द करंट, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाई द सेल बैटरी टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। और इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल आर एंड इट्स यूनिट इज़ ओम। इसकी यूनिट भी ओम ही होगी, एक्सटर्नल वाले की भी ओम ही होगी। अब देखो हमारे जो सेल होते हैं वो ऐसे होते हैं, सेल के अंदर एक बर्तन होता है, इस बर्तन को हम बोलते हैं वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो नापने के लिए, ये है वोल्टामीटर, इसमें एक अक्सर फालतू है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये 2-3 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। 2-3 बात कौन कौन सी है, देखो भाई। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये वाली दूरी कम ज़्यादा होगी तो आर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसमें जो लिक्विड डला हुआ है, जैसे हम अपनी बैटरी में पानी डाला है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट है। उसकी मात्रा कैसी है, उसकी मात्रा कम है या ज़्यादा है। कई बार उन्होंने कहा भाई बैटरी तो सूखी पड़ी है हमारी, यानी कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ये इन बातों पर डिपेंड करते हैं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हीट को पैदा करता है, बैटरी गर्म हो जाती है। और अब ये रिलेशन देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रिलेशन के अंदर हम डियर स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ लागू होना चाहिए। और ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हमारा V का काम कौन कर रहा है, ईएमएफ इनटू आर। तो ये वाला जो फैक्टर मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, गुणा में आएगा R प्लस R। और यहाँ से हम छोटे r का मान निकाल लेंगे। हर हालत में ओम्स लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे और ये इनका रिलेशन होता है। वही समझ लो कि r जो था वो अब सीरीज में है, ये छोटा वाला भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। तो सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये पर्सन भी आपके हवाले होगा, 2 नंबर में आए तो इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ही लिखना होता है। उसके बाद हमारा एक पर्सन और है 2 नंबर में ही पूछा है कि व्हाट इज़ द बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। किसी भी वायर के अंदर से जब करंट जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। कोई पूछे भाई उस पॉइंट के ऊपर कितना होगा, तो वो हमने निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के पास कोई कील लेके जाओगे तो इसको मान लो खींच लेती है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे भाई कितना है। उसको थोड़ा और दूर लेके जाओगे तो वो नहीं खींच पाती है। तो ये दूरी के इन्वर्सली होता है, दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे वो कम होता जाएगा। तो जैसे अब डायग्राम में देखो, डायग्राम के अंदर एक वायर दिखा रखा है, उसमें से आई करंट जा रहा है, उसका छोटा एरिया हमने कंसिडर कर लिया DL। P पॉइंट पे निकाल कर दिखाना था एंगल थीटा R दूरी के ऊपर। तो इट इज़ फाउंड दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको B से लिखते हैं, पहले छोटे के लिए निकालेंगे। DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। DL साइन थीटा 1/r², इनवर्सली मतलब दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम होगा। इन सभी पॉइंटों को मिलाते हैं हम, यह आता है DB इज़ IDL साइन थीटा बटे r²। और इस निशान को हटाते हैं, हम एक निशान आएगा हमारा DB इज इक्वल टू K IDL साइन थीटा बटे r²। और इस K का मान होता है K इज इक्वल टू μ0/4π, और इसका मान होगा 10⁻⁻⁷। इसका जब कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो इस K की जगह हम 10⁻⁷ रख देते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स कई बार आता है 2 नंबर का, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख के दिखाओ। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना ये बहुत ही आसान होता है, ये और सीखो, नई चीज़ है ये।
अभी वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाता हूँ आपको। यहाँ से अब 2 नंबर का एक स्पेशल पर्सन भी बना देता हूँ। देखो ये होता है, ऐसे करा करो सबसे पहले डी एल क्रॉस आर कैप, यानी कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा, यानी कि डी एल साइन थीटा। आर तो यूनिट वैक्टर, इसका मान 1 होता है, लिखो जी मत लिखो। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। बस इन मानों को यहाँ रख दो, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। डी बी, अब वेक्टर का निशान लगा दो के, डी एल साइन थीटा इधर क्या लिखूँ, आई भी है बार, डी एल क्रॉस आर कैप बटे आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को भी हटाओ क्योंकि इससे तो यूनिट वेक्टर का निशान है, तो यह किसके बराबर होता है, आर, नीचे एक आर और आएगा तो नीचे आर की 3 हो जाएगी। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखना सीख लिया, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सिखाया है। बुक के अंदर बहुत ही लंबा दे रखा है, सीधा ऐसे कर दिया करो। और ये फार्मूला कौन सा था हमारा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो डी एल का मान तो डी एल होगा, आर तो यूनिट वेक्टर, इसका मान कितना होता है, 1 1 लिखो जी मत लिखो, ऐसे सीधे ही डायरेक्ट कर दियो। ये 2 नंबर का ये भी हो गया। तो हमारी 3 पर्सन हमारे पूरे हो गए हैं, 2 2 नंबर के इंपॉर्टेंट पर्सन है, हर साल किसी न किसी बोर्ड में आते रहते हैं।